नमस्कार बच्चों। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्ट सेकेंड, कक्षा 10वीं। मैं सब्जेक्ट टीचर गर्टे एडी। आज हम पाठ क्रमांक 2 सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 1 इसके बारे में हम आज जानकारी लेने वाले हैं। थोड़ा याद कीजिए, भोज्य पदार्थ और उनमें समाविष्ट पोषक तत्व शरीर के लिए किस प्रकार उपयोगी सिद्ध होते हैं। शरीर में खाद्य पदार्थ के पचन के पश्चात उनका रूपांतरण विलय पोषक तत्वों में होता है। रक्त द्वारा इन पोषक तत्वों का वहन शरीर की प्रत्येक कोशिका तक किया जाता है। श्वसन के समय ली गई ऑक्सीजन भी प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाई जाती है। शरीर की कोशिकाओं में पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण किया जाता है तथा ऑक्सीकरण होने पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। शरीर के सभी कार्य ऊर्जा की सहायता से संपन्न होते हैं और शरीर की विकास और वृद्धि में पोषक तत्व हमें बहुत बड़ी सहायता करते हैं। दूसरा प्रश्न, संतुलित आहार का शरीर के लिए क्या महत्व है। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन यानी प्रथिन, वसा यानी स्निग्ध पदार्थ तथा अन्य खनिज उचित अनुपात में विद्यमान होते हैं, यानी उचित मात्रा में उनमें मौजूद होते हैं और प्रत्येक पोषक तत्व का एक विशिष्ट कार्य का संपादन करता है। संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में होते हैं। शरीर की ऊर्जा और पोषण के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता हमें होती है। अंततः संतुलित आहार हमारे स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। थर्ड वन, स्नायु शरीर में कौन कौन से कार्य करते हैं। हमारे शरीर में 3 प्रकार के स्नायु यानी मांसपेशियाँ होती है। ऐच्छिक मांसपेशियाँ हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। दूसरी अनैच्छिक मांसपेशियाँ हमारे शरीर की सभी प्रमुख गतिविधियाँ वो संचालित करती है। आंतरिक अंगों की गतिविधियों का नियंत्रण अनैच्छिक मांसपेशियाँ करती है, जैसे कि हृदय की पेशियाँ हृदय के संचालन को नियंत्रित करती है। कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन मांसपेशियों में ही संग्रहित होती है। चौथा प्रश्न, पाचन संस्था में पाचक रसों का क्या महत्व है। पाचक रस में अनेक प्रकीर्णों का समावेश होता है। प्रकीर्ण उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं तथा शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया की दर में वृद्धि करते हैं। आमाशय यानी जठर में के पाचक रस पाचक क्षेत्र के पीएच मान को अम्लीय बनाते हैं, जबकि आंतों में पाचक रस पाचक क्षेत्र के पीएच का मान को क्षारकीय बनाते हैं। पांचवा प्रश्न, मनुष्य के शरीर में बनने वाले अनुपयोगी पदार्थ शरीर से बाहर निकालने के लिए कौन सा संस्थान कार्यरत रहता है। मनुष्य के शरीर का उत्सर्जन संस्थान शरीर में बनने वाले सभी जो अनुपयोगी पदार्थ रहते हैं वो शरीर के बाहर निकालने के लिए ये उत्सर्जन संस्था कार्यरत रहती है। ऊर्जा के निर्माण की प्रक्रिया में रक्ताभिसरण संस्थान किस प्रकार कार्य करता है। अभी रक्त परिवहन संस्थान के कारण पाचन संस्थान से ग्लूकोज तथा श्वसन संस्थान से ऑक्सीजन प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। हृदय के पंपन द्वारा रक्त के लाल रक्तकण ऑक्सीजन का वहन करते हैं और प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज के अणु का ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। सातवां प्रश्न, मनुष्य के शरीर के अंतर्गत चलने वाले कार्य कैसे नियंत्रित होते हैं और कितने प्रकार से होते हैं। मानव शरीर के मानव शरीर के तंत्रिका संस्थान और अंतःस्रावी संस्थान तंत्रकीय तथा रासायनिक समन्वय द्वारा शरीर की विभिन्न गतियों को नियंत्रित करते हैं। इस समन्वय के द्वारा शरीर की सभी गतिविधियां नियंत्रित तथा क्रमशः चलती रहती है। सजीव और जीवन प्रक्रिया। अभी मानव शरीर में अनेक प्रकार के संस्थान निरंतर कार्य करते रहते हैं, जैसे कि पाचन संस्थान है, उसमें श्वसन संस्थान है, रक्त परिचालन संस्थान है। बाजू में जो आकृति दी है पहली जो है वो है पाचक संस्थान की, दूसरी श्वसन संस्थान की और तीसरी जो आकृति है वो हृदय की है, यानी कि रक्त परिसंचारण संस्थान उसमें दिखाया गया है। अभी नियंत्रण संस्थान आदि के साथ साथ शरीर के आंतरिक तथा बाह्य अंग अपने अपने कार्य स्वतंत्र रूप से
किंतु सभी के साथ समन्वय रखकर करते हैं। यह पूरी कार्य प्रणाली सभी सजीवों में कम अधिक मात्रा में समान पद्धति से क्रियाशील होती है, जिसके लिए सजीवों को निरंतर ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता उसमें होती है। कार्बोज पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ और प्रोटीन, ये भोज्य घटक इस ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं तथा कोशिका के तंतुकणिका की सहायता से ये ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ऊर्जा निर्माण के लिए केवल भोजन के घटक ही नहीं परंतु ऑक्सीजन की भी उसमें आवश्यकता होती है। कुछ सूक्ष्म जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ये सभी घटक परिवहन संस्थान द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं। नियंत्रण संस्थान का इस पूरी प्रक्रिया पर नियंत्रण होता है। इसका मतलब ऊर्जा निर्माण के लिए सभी प्रकार की जीवन प्रक्रिया अपने अपने तरीके से सहकार्य प्रदान करती है और इन सभी जीवन प्रक्रियाओं के कार्यों के लिए भी ऊर्जा की ही आवश्यकता होती है। हम तथा अन्य प्राणी फलों तथा सब्जियों का सेवन करते हैं। वनस्पतियाँ स्वयं का पोषण स्वयं करती है, इसलिए उन्हें स्वयंपोषी कहा जाता है और जिसके लिए वे भोजन का निर्माण करती है। भोजन की कुछ मात्रा वे स्वयं के उपयोग में लाती है और बचा हुआ जो भोजन है वो फल, पत्तियाँ, तना तथा जड़ों में संग्रहित करके रखती है। इन सभी वनस्पतिजन्य पदार्थों का हम सेवन करते हैं तथा उनसे विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जैसे कार्बेज है, प्रोटीन है, स्निग्ध पदार्थ है, जीवन सत्व है एवं खनिज हम उन वनस्पतियों को खाकर हम प्राप्त करते हैं। और इसके लिए हम कौन से भोज्य पदार्थों का सेवन इसलिए हम कौन कौन से भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं, इसमें दूध है, फल है, गुड़ है, शक्कर है, सब्जियां, गेहूँ, मक्का, नाचनी, ज्वार, बाजरा, चावल जैसे अनाज, शहद, आलू, शकरकंद, मिष्टान, इन सभी से हमें कार्बेज यह पदार्थ मिलता है। और कार्बेज से हम 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम इतनी ऊर्जा हमें उनसे मिलती है। यानी ये ऊर्जा कैसे मिलती है इसका हमें इस पाठ में हमें अध्ययन करना है। सजीव और ऊर्जा का निर्माण सजीवों में श्वसन की क्रिया शरीर स्तर और कोशिका स्तर इन दोनों स्तरों पर होती है। शरीर स्तर पर होने वाले श्वसन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसों का शरीर और आसपास के वायुमंडल में लेन देन उसमें होता है। और कोशिका स्तर पर होने वाले श्वसन में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की सहायता से ये ऑक्सीजन के बिना ऑक्सीकरण किया जाता है। ऑक्सीजन की सहायता से या ऑक्सीजन के बिना उनका ऑक्सीकरण किया जाता है। यहाँ पर हमें एक श्वसन संस्थान हमें दिखाई गई है और श्वसन संस्थान के विभिन्न अंगों को यहाँ पर दर्शाया गया है। बताइए तो ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के क्रमशः कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। और इसका जो अणुसूत्र है वो है C6H12O6 ये है। ये सभी परमाणु कौन कौन से रासायनिक बंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इसमें इन परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध होता है और सभी परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। जब किसी अणु का ऑक्सीकरण होता है तो क्या होता है? जब किसी अणु का ऑक्सीकरण होता है तो यह अणु ऑक्सीजन अणु प्राप्त करता है या इलेक्ट्रॉनों का त्याग उसमें कर देता है। हमारे द्वारा खाए गए भोज्य पदार्थों में स्थित कार्बोज का उपयोग मुख्यतः दैनिक जीवन में आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह ऊर्जा हमें एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में प्राप्त की जाती है। इसके लिए ग्लूकोज इस कार्बोज का कोशिका में विभिन्न चरणों में ऑक्सीकरण किया जाता है। इसे कोशिका स्तर का श्वसन कहते हैं। सजीवों में कोशिका स्तर पर होने वाले ऑक्सीजन के 2 प्रकार इसमें हमें मिलते हैं। पहला है ऑक्सीश्वसन और ये ऑक्सीश्वसन जो है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ऑक्सीकरण होता है उसको
ऑक्सीश्वसन कहा जाता है, और दूसरा जो भाग है वो अनाक्सीश्वसन, और इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता इसमें नहीं रहती। और ऑक्सीश्वसन में 3 चरणों में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण इसमें होता है। पहला चरण है ग्लूकोज का विघटन, यानी कि ग्लाइकोलिसिस, यानी ग्लूकोज का विघटन। कोशिका द्रव्य में होने वाली इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु का विभिन्न चरणों में विघटन होकर पायरुविक अम्ल, एटीपी, NADH2 और पानी, इन सभी के दो दो अणु हमें बनते दिखाई देते हैं। और NADH2 का मतलब है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड्स, इसको NADH2 कहा जाता है। और पानी में इन सभी के दो दो अणु बनते हैं। बाद में इस प्रक्रिया में निर्माण हुए पायरुविक अम्ल के अणु का एसिटिल कोएंजाइम A इस अणु में रूपांतरण किया जाता है। और इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के दो अणु और NADH2 यानी कि निकोटानामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड्स के दो अणु उसमें बनते हैं। दूसरा चरण जो है वो ट्राई कार्बोक्सिलिक आम्ल चक्र, यानी क्रेब्स साइकिल भी उसको कहा जाता है। एसिटिल कोएंजाइम A के अणु तंतुकणिका में जाते हैं, जहाँ उन पर ट्राई कार्बोक्सिलिक आम्ल चक्र यानी क्रेब्स चक्र, यह चक्रीय अभिक्रिया वहाँ पे चलाई जाती है। इस अभिक्रिया द्वारा एसिटिल कोएंजाइम A के अणु में स्थित एसिटिल का पूरी तरह से ऑक्सीकरण किया जाता है, और उनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और NADH2, FADH2 और ATP के अणु हमें प्राप्त होते हैं। और FADH2 का मतलब जो है वो है फ्लाविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि FADH2, और NADH2 यानी निकोटामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड्स उसको कहा जाता है। यहाँ पर तंतुकणिका और ट्राइब्जलिक आम्ल चक्र यहाँ पर दिखाई दिया है। इसमें पायरुविक आम्ल है, स्निग्धाम्ल है, तंतुकणिका का द्रव्य, बाह्य आवरण और आंतरिक आवरण यानी कि TCA, यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक आम्ल चक्र, उसी को क्रेब्स साइकिल भी इसमें कहा जाता है। अभी ये NADH2 और FADH2 ये प्रत्येक कोशिका में बनने वाले और कोशिका श्वसन की सहायता करने वाले दो सहप्रकिण्व इनको कहा जाता है। और तीसरे चरण में इलेक्ट्रॉन संवहन श्रृंखला अभिक्रिया। अभी इलेक्ट्रॉन संवहन श्रृंखला अभिक्रिया, इसमें इलेक्ट्रॉन संवहन श्रृंखला अभिक्रिया भी तंतुकणिकाओं में ही होती है। उपरोक्त सभी अभिक्रियाओं के समय बने NADH2 के प्रत्येक अणु से 3 और FADH2 के प्रत्येक अणु से 2 ATP के अणु हमें प्राप्त होते हैं, उनको प्राप्त हो जाती है। इस प्रक्रिया में ATP के साथ साथ पानी के भी अणु उसमें बनते हैं। इस प्रकार ऑक्सीडेशन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण यानी कि विघटन होता है, और ऊर्जा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के भी अणु उसमें बनते हैं। यहाँ पर ATP ऊर्जा का चलन हमें यहाँ दिखाई देता है। ATP से ADP और ऊर्जा उसमें हमें दिखाई देती है। इसमें एडेनाइन राइबोज के साथ में ऊर्जा के समृद्ध फॉस्फेट बंध उसमें तैयार होकर के उनसे एडेनाइन राइबोज और अजैविक फॉस्फेट यानी उसमें कुछ ऊर्जा उसमें मुक्त होती हमें दिखाई देती है। ATP यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये ऊर्जा से समृद्ध एक ऐसा अणु है जिसमें फॉस्फेट के 3 अणु एक दूसरे से जिस बंध द्वारा जुड़े होते हैं उन्हीं बंधों में ऊर्जा संग्रहित होती है। इन ATP के अणुओं का कोशिका में आवश्यकता अनुसार संग्रह करके रखा जाता है। रासायनिक दृष्टि से ATP यह एडेनोसिन राइबोन्यूक्लियोसाइड से बना ट्राइफॉस्फेट का अणु है, जिसमें एडेनिन यह नाइट्रोजन युक्त अणु, राइबोज यानी C5H10O5 यह पेंटोज शर्करा और 3 फॉस्फेट अणु होते हैं उसमें, और उसके ऊर्जा की आवश्यकता अनुसार ATP के फॉस्फेट अणुओं के बीच का बंध तोड़कर उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है, और इसे ATP को ऊर्जा का
चलन भी उसे कहते हैं, यानी करेंसी भी उसको कहा जाता है।